लेट मी शेयर माई स्क्रीन, बताना आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। गुड इवनिंग बच्चा, विजिबल है सबको स्क्रीन बच्चों? यस सर। ऑल राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ये बताने की बात नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, है ना। इससे भी अच्छा खासा मार्क्स का कवरेज होता है। 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आ सकते हैं तो अपने आप में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, है ना। तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, बहुत बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है कभी कि एक भी नहीं आया हो। तो टॉपिक छोड़ना नहीं है इसको। बेसिक चीजों को जो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आपको एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए उसके फॉर्मूला, ठीक है। चलो भाई लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से। सब लोगों को जो जो चीजें आनी चाहिए वो मैं बताता जाऊंगा, उसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे कि हमें ये पता है कि चार्ज क्या होता है ना। अब चार्ज की प्रॉपर्टी सारी हमने पढ़ी हुई है ना भाई, क्वांटाइजेशन वगैरह, है ना, सब चीजें हमें पता है। तो जैसे Q इक्वल्स टू एन, क्या होता है सबको पता है, एन इसमें इंटीजर होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q इज टोटल चार्ज, है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन में ना आपको पूछ तो लिया था टोटल चार्ज, लेकिन एन की वैल्यू इंटीजर नहीं दे रखी थी सवाल में, ठीक है। तो उस केस में आपको Q इक्वल्स टू एन ही नहीं लगाना है। ऐसे सवाल नहीं आएंगे नीट में, बट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि आप प्री रिक्विजिट्स जो है ना उनको ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करो। कि भाई जैसे Q इक्वल्स टू एन ही लगा रहे हो तो एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर समझ में आता है सबको? यस क्या होता है integer? है ना। जैसे 3/2 इंटीजर होता है क्या? नो सर। 3/2 क्या होता है? 1.5। यस सर। 3/2 रैशनल नंबर हुआ कि इंटीजर हुआ? रैशनल नंबर। है ना। तो ये ऐसी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन एनीवे गलत करने वाले हो। चलो भाई आगे चलते हैं, कॉलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं वही पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी 2 चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स जो है वो कॉलम्स लॉ बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जिसको बोलते हैं, है ना। तो 2 चार्जेस है Q1 Q2, क्या फोर्स होता है उनके बीच में? F इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। बिल्कुल बेसिक चीज है, सबको पता है ये चीज। अब इसमें फॉर्मूले में हम एप्सिलॉन आर भी मेंशन करेंगे, न्यूटन इसकी यूनिट होगी। एप्सिलॉन आर क्या होता है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। यानी कि अगर आपके चार्जेस को वैक्यूम में ना रखकर, फ्री स्पेस में ना रखकर किसी मीडियम में रख दिया, जो कि नीट करता है अक्सर, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है वो। एनटीए तो बहुत ज्यादा सवाल देता है ऐसे, तो मेंस में तो आए हैं सवाल ऐसे, नीट में भी आ सकते हैं आपके वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आप ध्यान देना कि आप के की जगह 1/4πε0 यूज नहीं कर रहे हो। आपको एप्सिलॉन आर वाला टर्म भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि आपको वैल्यू दी हुई होगी सवाल में, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है बच्चा, कॉलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, हमने देखे हैं पेपर में, है ना। तो वो ऐसा तो नहीं कि उस चैप्टर के कुछ अलग से तुम पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। जो जो चीजें तुम पढ़ रहे हो उनमें बस यूनिट्स का ध्यान रखो, उनकी डायमेंशंस को समझते हुए आगे चलो, तो अपने आप वो चैप्टर भी कवर हो जाता है, ठीक है। 1/4πε0 को हम के भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म पे भी सवाल बन सकता है ना। 2 पे 1 की वजह से, चार्ज 2 पे 1 की वजह से फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? के Q1 Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर ले लेंगे इसमें, R2 - R1 वेक्टर, है ना। और उसका होल क्यूब करके ऊपर की तरफ, सिंस हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ऊपर की तरफ R2 - R1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको पता है वेक्टर फॉर्म के बारे में भी? यस सर। है यस ना। सर। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन इस पे सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बेसिक है। तो Q1 Q2 के चार्जेस साइन के साथ रखने हैं, मतलब वैल्यू साइन के साथ रखनी है ना। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आगे चलें, यस सर। इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड से रिजेंबल करती है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब हम निकालते हैं तो क्या हमें ये पता होता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है बच्चों? सर वेक्टर।
वेक्टर Vector क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्शन Yes, मैटर करती sir. है इसके लिए, है ना, इट्स Yes, नॉट अ sir. स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो स्केलर स्केलर होता है। क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है ना, उसमें हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना होता है ना, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो KQ upon R square is the formula and Newton per coulomb would be the unit। बेसिक चीजें हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर है यूनिट चार्ज, तो उससे बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव पे अंदर की तरफ आती है। रेडियली चलती हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स, है ना, रेडियली समझते हो ना सब। Yes. अगर आपने इमेजिनरी सर्कल बना दिया तो अलोंग द रेडियस चलेगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा कि अगर ये चार्ज है इसकी वजह से अगर इमेजिनरी सर्कल के अंदर इनक्लोज्ड है ये, तो ये ऐसे जाएगा, है ना, बाहर की तरफ अलोंग द रेडियस, ऐसे नहीं जाएगा। बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन चीजों पे कुछ सवाल, इजी सवाल हम गलत कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। साथ ही अगर हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लिए प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हमको ये पता है कि प्लस क्यू से स्टार्ट होगी और माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगी। सिमिलर चार्जेस ले लिए फोर्थ पॉइंट में जैसे, तो रिपेल करती है ना, रिपेल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कुछ इस तरह से बनती है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, ये बात पता है सबको? Yes, sir. चलते हैं, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। अभी तक तो बिल्कुल बेसिक डिटेल्स थी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको तब यूज करने हैं जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है भाई। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ही आपको ये फॉर्मूला यूज करने, ऐसे नहीं कि फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर पे क्वेश्चन आ गया है और सिंस तुमने बहुत मेहनत करके ये फॉर्मूले रटे थे, याद करे थे, के लैम्डा अपॉन डी, अब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 तुमने सीधे लगा दिया, देखा भी नहीं कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो जहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करते हैं, पता है सबको, है ना। एक छोटा Yes. सा, हाँ, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, इनको ही कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, है ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो फाइनाइट लेंथ के केस में एक लाइन फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, है ना, कॉलम पर मीटर में लेते हैं इसको लैम्डा को। Yes, अगर sir. आपको, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई पॉइंट, जिस मतलब कोई पॉइंट है जिस पे आपको निकालनी है इस वायर की वजह से, इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो डायरेक्शन में आपको जनरली निकालने को मिले, पूछा जाएगा। एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द वायर और एक पैरेलल डायरेक्शन में टू द वायर। परपेंडिकुलर में हो जाता है के लैम्डा अपॉन डी, डी इज द लेंथ ऑफ वायर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एंगल्स का ध्यान रखेंगे सब लोग, एंगल कहाँ से ले रहे हो आप, है ना, सेंटर लाइन से लेना है। बात समझ में आ रही है सबको? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप Yes. करनी और फिर सेंटर लाइन से लेना है, ठीक है। के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये फॉर्मूले डिराइव करने तो बैठना ही नहीं है, पहली बात तो डिराइव करने बैठोगे हो सकता है तुमसे हो भी नहीं। तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला एटलीस्ट सब आपको याद होने चाहिए सारे, है ना। इनको एक बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो इन पे, अपने आप आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सेमी इन्फिनिट है वहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगल आपका 90 डिग्री बन जाता है ना, ऊपर वाला एंगल। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. एक एंगल आपका 90 डिग्री बन जाएगा, एक एंगल आपका बचेगा विच इज थीटा 2 लेट से। तो फिर आपके फॉर्मूले में भी आप अकॉर्डिंगली इसको रिप्लेस कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले में और आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर इन्फिनिट वायर है ना, दोनों तरफ से इन्फिनिट है, तो ये बात पता होनी चाहिए कि इन्फिनिट पॉइंट से जब आप किसी पॉइंट को मिलाओगे तो ऑलमोस्ट वो 90 डिग्री पे ही होता है। ये बात पता है सबको, Yes. है ना। इन्फिनिट लेंथ से अगर आप मिलाते हो किसी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से, यहाँ से, तो वो पॉइंट आपका 90 डिग्री पे ही होगा, तो दोनों एंगल 90 डिग्री बन जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ अब इन्फिनिट लेंथ है। तो जब आप इसको प्लेस करोगे तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट डिडक्शन निकल के आता है, दैट ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन आर या 2k लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। और इस केस में 2k लैम्डा अपॉन डी के केस में आप लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पैरेलल वाले का वैल्यू 0 होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, Yes, है ना, sir. ऊपर से कैंसिल आउट हो जाते हैं वैल्यूज। तो पैरेलल वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है इन्फिनिट के केस में। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, रिंग की वजह से अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला है इसका
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग बनी हुई है यहाँ पे जिसपे की चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल कैपिटल क्यू, इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। आपको क्या करना है, एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से ना, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हो गए, जैसे कि अगर x प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे है तो आपका e की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। कैसे निकालते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। पता है ना सबको ये तरीका, है ना, बताया भी है मैंने आपको शायद ये चीज, कि डिफरेंशिएट करके आप जब इक्वल्स टू जीरो करते हो तो मैक्सिमा मिलता है आपको, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाया था ना मैंने। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की, कोई भी फंक्शन की, है ना। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है आपकी वो x की टर्म्स में वैरी कर रही है। x जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ड्यू टू द रिंग तो आप क्या करोगे, इसको dE बाई dx को जीरो कर दोगे। तो वो हमने कर लिया ऑलरेडी, और उससे हमारी वैल्यू आई है x की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट 2, जहां पे E मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर x को जीरो कर दें, यानी कि रिंग के सेंटर पे जाके बैठ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए अंदर रिंग के सेंटर पे, 0. जीरो होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग में। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस आर बाय रूट 2 और आर बाय रूट 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप सोचोगे कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है सारे, तो क्या ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव चार्ज का है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो टेस्ट चार्ज है, जब हमने इसकी जगह एक बार पॉजिटिव रखा और नेगेटिव रखा, तो जब पॉजिटिव रखा तो ये ग्राफ मिला, नेगेटिव रखा तो ये ग्राफ मिला। समझ में आ रही है बात? अरे डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, Yes, उस sir. हिसाब से ग्राफ बनेगा। ठीक है, Yes, sir. और जैसे कि आप इस ग्राफ को ध्यान से देख सकते हो, सेंटर पे कितनी वैल्यू आ रही है, एट एक्स इक्वल्स टू 0. जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आ रही है ग्राफ से, 0. जीरो आ रही है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे। ये क्लियर है सबको? क्लियर है ये बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, अगर आप रिंग की जगह डिस्क लगा दें, डिस्क में क्या होता है कि चार्ज अंदर की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता Yes. है ना, क्योंकि रिंग तो हॉलो होती है एक तरह से, है ना, ऑलमोस्ट अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन भी देखोगे सर्कुलर ही मिलेगा। लेकिन डिस्क जो होती है वो अंदर से भी फिल होती है ना, उसके अंदर भी चार्ज जा सकता है। तो उस केस में फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, Yes, sir. इसका क्या यूनिट होगा बच्चों, मैंने मेंशन तो नहीं किया है, बताओ तुम लोग बताओ। Coulomb per meter square. कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। Yes, sir. सर लिखा है वहाँ पे. ठीक है, हाँ, सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। सेंटीमीटर में अगर दिया गया है तो ध्यान रखना कि आपको जनरल ऐसा यूनिट में मीटर ही लेना होता है। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, सही बोल रहे हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स डिस्टेंस दूर अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ डिस्क, तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समझ में तो आता है ना सबको, ये वाला डिस्टेंस है Yes, बेसिकली, sir. ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू यही तो निकल के आएगा, एक्स और आर को आप जब एक्स और आर को जब परपेंडिकुलर बेस ले लोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से याद भी किया जा सकता है। अब इसमें कुछ केसेस बन जाएंगे, जैसे कि अगर डिस्क बहुत बड़ी है, यानी कि रेडियस ऑफ डिस्क इस डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आप इसमें इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो वैल्यू को, है ना, एक्स वाली वैल्यू को, और ये फॉर्मूला बन जाता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर इन्फिनिट शीट। इन्फिनिट शीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर बहुत बड़ा हो गया ना, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि शीट की लेंथ ही बहुत ज्यादा बड़ी है ना, बहुत बड़ी शीट है आप एज कंपेयर टू द पॉइंट जिसपे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम फॉर्मूला का, ताकि आप क्वेश्चंस में यूज कर पाओ इन सब चीजों को। ठीक है, तो एक बार देखते हुए चलो, समझते हुए चलो बस। मुझे पता है अधिकतर चीजें तुम्हें याद भी है इसमें, लेकिन एक बार क्विक रिकैप ले रहे हैं ना, तो देखते हुए चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। दो तरह के हो सकते हैं चार्ज स्फीयर, एक तो कंडक्टर हो गया, एक नॉन कंडक्टर हो गया। उसमें भी एक हॉलो हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है। कंडक्टर जब होगा आपका कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होगा,
तो उस केस में चार्ज हमेशा सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पता है सबको। सर दोबारा रिपीट कर। जब आपका कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर होगा तो उसमें जो चार्ज होता है वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सरफेस पे। जब भी आप चार्ज दोगे किसी स्फेयर को तो अपने आप सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कैपिटल क्यू चार्ज को, है ना, जिसका कि आर की वैल्यू, आर क्या होगा? रेडियस होगा उस स्फेयर का, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं वो क्या बनते हैं कि जब आपका स्मॉल आर, यानी जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अंदर की तरफ होगा स्फेयर के, जैसे कि यहाँ निकाल लिया आपने, सेंटर से आपका स्मॉल आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे सिंस यहाँ पे चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 0। इनसाइड द स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबको पता होनी चाहिए ऑलरेडी बात यार, पता है ना सबको, यस। है ना, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। जो बाहर चार्जेस हैं उनकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो अंदर जब तक कोई चार्ज नहीं है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। और जब जैसे ही आप सरफेस पे जाओगे और उससे बाहर निकलने लगोगे, आपका फॉर्मूला ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो यस। आपका फॉर्मूला होता भी है ना। आर स्क्वायर वाले टर्म्स जनरली हम स्फेयर के लिए देखते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको। और सिंस हम ध्यान से समझें तो ग्रेविटेशन में भी सिमिलर ही फॉर्मूले यूज होते हैं। और सिमिलैरिटी का रीजन क्या होता है? क्योंकि जनरली हम अर्थ को कंसिडर करते हुए डिराइव करते हैं सारे ग्रेविटेशन के फॉर्मूले, या राइट, है ना, कोई यस। मैसिव स्फेयर को लेकर डिजाइन करते हैं तो उसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। सिमिलरली हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आपके सिमिलर ही होते हैं, है ना, बस थोड़ी वैल्यूज अलग अलग हो जाती है दोनों चैप्टर्स में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें वो ग्राफ है। इस पे बहुत सवाल बनते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ में कैसे वैरी करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो अंदर 0 है, तो जब तक कि ये कैपिटल आर वैल्यू अटेन नहीं कर लेता तब तक क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी क्या? यस सर। यस सर। जैसे सरफेस पे आ जाएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंस आर स्क्वायर के, ये वैसे वैरी करना चालू कर देगा और ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नॉन कंडक्टर की बात करें, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली इन सॉलिड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में, तो फिर हम वहां पे कॉन्सेप्ट जनरली यूज कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, है ना, रो का, कोलम पर मीटर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। अंदर भी इसमें चार्ज होता है तो इसमें अंदर 0 नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। तो कंडक्टिंग स्फेयर है तो सरफेस पे चला जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका भी याद रखना, जब अंदर की तरफ कोई पॉइंट पे निकालना है तो ये बन जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यू, या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल बन जाता है डायरेक्टली। रो इसमें क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर बाहर की तरफ निकालना है तो बन जाएगा सीधे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें स्मॉल आर क्या है? वो पॉइंट जिस सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको ये? यस सर। जैसा कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। बाद में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो इस वजह से आप देख सकते हो एक हाइपरबोलिक कर्व बन रहा है, ठीक है भाई, आगे चलें। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो हम ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंस हमेशा नहीं होता, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो फिर हमको इस तरह से ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि एक यहाँ पे हमने रॉड ले ली, ठीक है, इस रॉड पे लेट्स से कि टोटल कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू दिस रॉड एट अ पॉइंट, ठीक है, जो कि मान लो इससे कुछ डिस्टेंस दूर है ना, एक्स डिस्टेंस दूर है, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर एक dx लेंथ का एलिमेंट लोगे और उस dx लेंथ पे आप अज्यूम करोगे कि dq चार्ज प्रेजेंट होगा। नाउ सिंस यू नो के इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा वो लैम्डा के टर्म्स में आप मान सकते हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्योंकि ये रॉड की तरह हम इसको कंसिडर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
तो इस पे सिंस लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो लैम्डा इंटू dx हो गया, क्योंकि आपकी लेंथ L नहीं dx लेंथ, तो लैम्डा इंटू dx हो गया। लैम्डा ऑब्वियसली x पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा k टाइम्स लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लैम्डा एक्स या dx सॉरी, और ये टर्म मिलके q बन रही है, बोलो हाँ या ना, चार्ज बन रहा है ना बेसिकली, ये Yes, sir. चार्ज Yes, बन रहा है। sir. तो फॉर्मूला तो वही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिख रहा है सबको ये फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, Yes, sir. है ना। तो फॉर्मूला हमने कुछ अलग नहीं लगाया है, हमने बस डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाली, क्योंकि कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो हमको इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ रहा है ना। ए टू बी पे आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ए टू बी यानी ए लेंथ यहाँ पे और बी लेंथ टोटल इसकी यहाँ तक, पॉइंट से लेकर, है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से ए पॉइंट और बी पॉइंट तक आपको इंटीग्रेट करना है। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। सिमिलरली अगर आपको शेल दे दी यहाँ पे एक, तो उसमें आप के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। क्यू इन मतलब अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेंगे शेल का, और उस पर अज्यूम कर लेंगे डी क्यू चार्ज, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर है और dx लेंथ का है। टोटल इसका रेडियस r हो गया। इसको भी आपको वही इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर a तक। 0 इसलिए क्योंकि ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से लेकर r तक, और r इसलिए क्योंकि टोटल लेंथ ही, तो टोटल रेडियस ही r है, r तक जाके ये शेल खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर का चार्ज निकालने का तरीका है ये, बात समझ में आ रही है? दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द चार्ज। तो सिंस ये सरफेस है एक, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाएगा, यानी रो मल्टीप्लाई बाय एरिया, रो तो वॉल्यूम। सॉरी रो नहीं, हाँ शेल है ना, शेल, सॉरी माय बैड, हम यहाँ पे सिग्मा नहीं लेंगे, रो लेंगे, है ना, शेल है क्योंकि ये शेल समझते हो ना सब लोग? Yes, अरे Yes, sir. शेल sir. समझते हो ना सब लोग? आवाज आ रही है Yes, मेरी? sir. Yes, sir. स्फेयर समझ लो, हॉलो स्फेयर समझ लो या शेल समझ लो, तो इसमें आप रो को कंसिडर करोगे, सिग्मा को कंसिडर नहीं करोगे। सिग्मा को कहाँ कंसिडर करते हैं हम? डिस्क वाले में। डिस्क वाले केस, क्योंकि डिस्क 2D फिगर है, 3D फिगर नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? Yes, sir. डिस्क में और शेल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिस्क एक 2D फिगर है, आप उसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, शेल को पूरा पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते ना, उसका क्रॉस सेक्शन बना सकते हो केवल, क्योंकि वो एक 3D फिगर है। तो उस केस तो में वो हम क्या बॉल, लेंगे? क्या बोल रहे हो तमन? सब बॉल जैसे ना। हाँ बॉल जैसे। तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, रो ले लेंगे, रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे आपने Yes. क्या किया, रो को मल्टीप्लाई किया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से, यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है सबको ये बात? Yes, sir. ठीक है। तो ये आपका चार्ज निकालने का तरीका हो गया। सिंस ये मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। जब आप Q को इंटीग्रेट करके निकाल लोगे तो आप सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, आपका वैल्यू आ जाएगा सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका। ए पॉइंट आपका कहाँ पे? सरफेस पे। कहाँ पे ये? सरफेस Surface. पे। सरफेस पे आपका निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये क्लियर है सबको या डाउट है इसमें कोई? So clear. आगे चलने Yes. बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल की बात करते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सबको पता है क्या होता है? क्या होता है वैसे, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कौन बताएगा? So work upon charge pool. बताओ बताओ, कौन बताएगा? मुस्कान? Yes, sir. मुस्कान, मुस्कान कुमारी नहीं, केवल मुस्कान। क्या होता है Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? सर इसमें वर्क डन इन मूविंग चार्ज 0 होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा मैं। हाँ मुस्कान कुमारी। So, electric potential is defined as the work required to bring a charge from infinity. हाँ सही बोल रहे हो, क्या दिक्कत है, हेजिटेट क्यों कर रहे हो? है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का एक्सप्लेनेशन भी तो यही हुआ है ना बच्चों। एक्सप्लेनेशन भी तो यही हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज का, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया, कि कितना वर्क डन किया आपने पर यूनिट चार्ज, है ना, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में। बात समझ में आ रही है? कितना वर्क Yes, करना sir. पड़ेगा आपको,
है ना। तो उसी वर्क जितना आपने किया है पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं ना। के क्यू अपॉन आर, इसका फॉर्मूला भी बन जाता है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें बस एक चीज जो है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि क्यू को साइन के साथ रखना है। स्केलर वैल्यू है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. चार्ज के बिना वैल्यू नहीं रखनी है, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। चार्ज का, साइन का, सॉरी, ध्यान रखना, साइन के बिना वैल्यू नहीं रखनी है ना। अब इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं, जैसे रिंग के केस में जब बात करेंगे, तो रिंग के केस में एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। शेल की केस में क्या हो जाता है, ये अंदर किसी अंदर वाले पॉइंट पे तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, है ना। अंदर पूरे शेल के क्यू अपॉन आर ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसके सरफेस पे जाओगे या उससे आगे बढ़ोगे तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाता है, यानी कि कितने डिस्टेंस तक आप जा रहे हो उसके हिसाब से चेंज होने लगता है। तो ये आर डिस्टेंस दूर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना। और यहां तक कांस्टेंट रहेगा, दिख रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट वैल्यू क्यू अपॉन आर ही वैल्यू आ रही है, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही वैल्यू आएगी। दैट्स व्हाई द वैल्यू इज कांस्टेंट। ये सारे फॉर्मूले जो है ना बेटा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और ग्राफ आप बना या समझ तभी पाओगे जब आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है। आगे चलें, Yes. Yes. स्फीयर की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर जब हम बात करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ भी उसमें कुछ मास है, अंदर की तरफ भी चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर अंदर की तरफ भी चार्जेस है तो फॉर्मूला बन जाता है अंदर की तरफ तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको याद रखना है। जैसे ही हम सरफेस पे या उसके बाहर जाएंगे तो आप इससे पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि बोथ इन केस ऑफ शेल एंड सॉलिड स्फीयर, व्हेन यू कम एट द सरफेस एंड मूव आगे फॉरवर्ड, तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये कॉमनैलिटी है दोनों में कॉमन चीज है ये, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को यूज करते हुए भी सवाल जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। कई बार ग्राफ के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो, या दूसरे तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है ना। दो चार्जेस की वजह से, क्या बोल रहे हो, Yes, sir. बोल. क्या होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, कोई बताना चाहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, कोई बताना चाहेगा? बेसिक चीज बता दो, जो भी पता है बता दो। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके चार्ज वाले सिस्टम में स्टोर्ड है, यही तो होगी ना बेटा। Yes. Yes, sir. तो आपकी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से जितनी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो पा रही है ड्यू टू ऑल द सिस्टम ऑफ चार्जेस, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। Yes. The energy that a charge has or contains due to its position, basically, है ना, relative to other positions of charges, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी भी। मैकेनिक्स में भी तो यही डिस्कस करते हैं हम कि एक चार्ज Yes, की sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर पोजीशंस ऑफ चार्जेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्जेस पोजीशन, दूसरे चार्ज की जो पोजीशन है उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम की कैसे निकालेंगे, अगर सिस्टम में दो चार्जेस हैं तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस चार्जेस। अगेन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, Scalar Scalar. quantity. इसमें डाउट है क्या किसी को? No, sir. तो ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, स्केलर क्वांटिटी बेटा स्केलर ही होता है ना ये भी, Yes, sir. के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है ना, स्केलर ही होता है, राइट। तो इसमें भी साइन हमें ध्यान से रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। सेल्फ एनर्जी इज नथिंग बट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर रखा हुआ है आइसोलेटेड स्पेस में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं,
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई शेल है तो उसकी हो जाएगी KQ स्क्वायर अपॉन 2R। इन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे, बट ठीक है, मैंने लिखा दिया अगर बन जाता है तो। अगर कोई सॉलिड है स्फेयर तो उसके केस में 3KQ स्क्वायर अपॉन 5R बन जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फॉर्मूला है ये। आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. E और V के बीच में जो रिलेशन है उस पर भी सवाल बन जाते हैं। सिंस हमें ये पता है कि डेल ऑपरेटर का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल बाय जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। अगर केवल एक ही डायमेंशन में है, केवल एक्सिस पे ही एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर केवल ये वाला फैक्टर लेंगे, बाकी दोनों को इग्नोर करेंगे। ये बात समझ में आती है? बताने वाली तो नहीं है ये? No, sir. No, sir. No, sir. डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएट कर रहे हो आप पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। यानी कि जब आप एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल को, तो फिर आप वाई जेड को कांस्टेंट मान के चलोगे। जब वाई जेड डायरेक्शन में करोगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, तो उससे आपका फॉर्मूला यही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, है ना, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, डेल्टा sir. वी या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते ही हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से आप इसमें चेंजेस करते हुए बहुत चीजें लिखते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने यूज किया हुआ है ये फॉर्मूला, आई गेस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, ई इंटू आर या ई डॉट डी आर, केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है भाई? 2 points are separated two by charges. certain distance. हाँ, क्या होता है अभिषेक? Sir, 2-point charge is separated by some distance. हाँ, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जिसमें कि दोनों चार्जेस क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Magnitude same. सेम चार्जेस हो सकते हैं क्या? हाँ, Yes, No, sir. sir. The magnitude same हो सकता यस है. सर। क्या मैग्नीट्यूड नहीं, चार्ज का जो टाइप है वो सेम हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. क्यों? So वो repel करेंगे ना फिर वो. ये बात पक्का है, सबको पता है कि डाइपोल की डेफिनेशन ही यही है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल Yes, डिस्टेंस, sir. है ना। Yes, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ही यही है, उसका एग्जिस्टेंस ही यही है कि अपोजिट साइन होने चाहिए, कि तभी तो डाइपोल मोमेंट बनेगा उसमें बेटा। ठीक है, अगर सेम चार्जेस रह गए तो या तो वो अट्रैक्ट करके आपस में आ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, या वो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को, तो उससे जो स्मॉल डिस्टेंस वाला कंडीशन है हमारा वो वैलिड नहीं होगा, राइट। ये कंडीशन सबको पता है ना कि जो डिस्टेंस d होता है या 2a जो आप लेते हो वो स्मॉल होना चाहिए, ये पता है सबको। Yes, sir. डाइपोल की डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है चीज कि आपका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को कैसे लिखते हैं हम? q मल्टीप्लाई बाय d। Yes, sir. डायरेक्शन क्या होती है इसकी? Negative to positive. Negative. पता है सबको ये बात? ठीक है, Yes, क्विक yes, रिवीजन sir. कर रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करें डाइपोल पे, तो 2 पॉइंट पे जनरली हम निकालते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक डाइपोल है तो इसकी एक तो एक्सियल पॉइंट पे निकल जाएगी, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकल जाएगी, यानी परपेंडिकुलर ले लें अगर तो। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे तो हो जाती है 2p/r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 2, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो जाती है p इंटू के अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें p तो डाइपोल मोमेंट हो गया, बोलो भाई, हाँ ना Yes, तो बोलो। sir. Yes, के sir. के क्या होगा इसमें? Coulomb's constant. के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 pi Nine. epsilon naught. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, No. sir. फॉर्मूला रट लेते हो तुम में से कुछ लोग, और यही भूल जाते हो कि फॉर्मूले में जो चीजें हैं, जो डिनोमिनेशंस हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लगा के भी क्या कर लोगे?
कम से कम इतना तो पता करके चलो, पढ़ो जब पढ़ो तुम फॉर्मूले को, ना कि उसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती है। शॉर्ट डाइपोल की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल आर है वो ए से बहुत बड़ा है, ठीक है। आर यानी जिस डिस्टेंस पे आप डाइपोल के सेंटर से निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस आपने ले लिया है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल्स, है ना। वैसे जैसे सेपरेशन अगर 2a ले लिया तो आधा सेपरेशन a हो गया, तो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है r। तो उस केस में फिर एक्शियल पे आप डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हो 2pk/r³। ऐसा करते ही इसलिए हम, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट फॉर्मूला है ना, इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशंस को डिराइव किया गया है। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है। Yes, sir. ये Yes, फॉर्मूला sir. है माइनस a स्क्वायर, अगर r बहुत बड़ा हो गया तो दिख रहा है अपने आप लोगों को कि a को 0 ले लोगे आप r के कंपैरिजन में, है ना, a स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलो हाँ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो r स्क्वायर की होल की पावर 2 r की पावर 4 बन जाएगा, ऊपर स्मॉल r नीचे r की पावर 4, एक कैंसिल हुआ, नीचे r³ बन गया। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो रही है। और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? q/d या फिर q/2a से। इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर ले लेते हैं r डिस्टेंस दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं pk/r² प्लस a² की पावर 3/2 से। अगेन शॉर्ट डाइपोल के केस में r बहुत बड़ा हो जाएगा इसे। शॉर्ट डाइपोल भी वर्ड यूज कर लिया जाता है कभी कभी, है ना। या तो हो सकता है वो कंडीशन दे दे सवाल में, या हो सकता है वो ये वर्ड यूज कर ले। तो तुम्हें दोनों केस में पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे फॉर्मूला क्या बन जाता है? pk/r³, है ना। अगर बहुत ज्यादा दूर है आपका वो पॉइंट जिस पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में? अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। क्या होता है भाई? Opposite to dipole. अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये समझने वाली बात है। अलोंग डाइपोल मोमेंट तो रहा एक्शियल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर पॉइंट पे क्या बन जाएगा? अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको याद रखेंगे सब लोग। Yes, आगे sir. चले। Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, जैसे कि अगर आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, उसका डाइपोल मोमेंट दिखाया हुआ है आपको, तो अगर किसी एंगल पे कोई पॉइंट लोकेटेड है और उस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कैसे निकालते हो? कंपोनेंट्स बना के। सबसे पहले आपने डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट बनाए, p sin थीटा p cos थीटा। फिर आपने उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाए अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो आपका हो जाएगा EP cos थीटा, और अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग हो जाएगा EP sin थीटा। यानी दो कंपोनेंट्स आप बना लोगे और इनका रिजल्टेंट आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, है ना। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये अल्फा एंगल पे सिचुएटेड होती है विद द लाइन जॉइनिंग। तो ये अल्फा की वैल्यू भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा/2। और थीटा क्या होता है? जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो पॉइंट जिस पे निकालनी है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अरे हाँ ना बोलो भाई। Sir, हाँ जी sir किस पॉइंट पे निकालनी है? बेटा, जैसे कि आपका ये डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। Yes, अब sir. एक हमने पढ़ा कि अगर इसके एक्सिस पे निकालनी है अलोंग द एक्सिस, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, एक्शियल पॉइंट बोल दोगे आप इसको, है ना। Yes, sir. अगर आपको इसके परपेंडिकुलर निकालनी है किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, है ना। पर इन दोनों केस में या तो हमने 0 एंगल लिया या 90 डिग्री एंगल लिया है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. व्हाट इफ कोई पॉइंट यहाँ पे हो जो कि ना तो 0 डिग्री पे हो ना ही 90 डिग्री पे हो, दोनों ही एंगल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, वो किसी एंगल पे है बस, वो ना थीटा एंगल पे लेट्स। तो इस एंगल पे कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पे जो इस एंगल थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ड्यू टू द डाइपोल, उसका फॉर्मूला है ये, उसका तरीका है ये। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो एक तो p cos थीटा की डायरेक्शन में जो निकलेगा वो आ जाएगा 2p cos थीटा k/r³, और p sin थीटा की डायरेक्शन में जो आ जाएगा वो आ जाएगा p sin थीटा k/r³। बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं। cos थीटा में 2 आता है, sin थीटा में 2 नहीं आता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई वैल्यू जो है वो 2 की, मतलब दिस इज जस्ट टू लर्न, मतलब रिमेंबर, ऐसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कि भाई दुगनी आ रही है अलोंग द एक्सिस, और परपेंडिकुलर जाओगे तो जनरली कम हो जाती है, तो इसलिए 2 नहीं आ रहा है साइन थीटा वाले कंपोनेंट में, कॉस में आ रहा है।
ठीक है, याद करने के लिए है बस, और कुछ नहीं। नेट आपको पता ही है, दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालते हो आप, है ना, बिल्कुल बेसिक वेक्टर वाली चीज है तो, है ना, रिजल्टेंट निकालने वाली चीज, तो ये आप कर ही दोगे। जब आप वैल्यूज पुट करोगे इसको और इसको, तो आप ऐसा कुछ निकालोगे, पी के अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला जो मैंने अभी भी डिस्कस किया कि अगर अल्फा पूछ लें आपसे कितने एंगल पे नेट आ रही है, तो आप tan θ/2 से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलें। Yes, sir. Yes. बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, लेकिन ये जो आपको डिस्कस करे जा रहे हैं ना क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। अगर आप इनको भी याद करके जाओगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इनको भी याद नहीं किया, ऐसा सोचा कि सर बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जितना प्रिसाइज हो सकता है उतना करके यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करा है, इसको आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बिल्कुल काम की चीज है। इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर बात करें तो उसमें एक टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस भी आते हैं, करे होंगे आप लोगों ने सॉल्व। Yes, sir. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की केस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, P क्रॉस E से, है ना। P क्रॉस E में क्या होता है, जनरली ऑसिलेट करने लगता है, वो SHM करने लगता है आपका चार्ज, तो फिर SHM बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस पे। ठीक है, चांसेस कम है कि SHM इंक्लूड करके दे दे, पर दे देगा तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे जो पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि टाउ होता है P क्रॉस E, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। दो तरह की इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर चार्ज को डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करके कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चलता ही जा रहा है, बात समझ में आ रही। जैसे एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसमें अगर किसी चार्ज को रख दिया तुमने, अब उस चार्ज की जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो तुमने निकाल ली, उस पर जो जो फोर्सेस लग रहे थे वो तुमने निकाल लिए, लेकिन मान लो कि उस पॉइंट को तुमने इक्विलिब्रियम में तो अचीव करा दिया, यानी कि उस पर नेट फोर्स जीरो कर दिया। इक्विलिब्रियम मतलब यही होता है, किसी पॉइंट पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में माना जा सकता है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्या हो गया यार, यस बिल्कुल बेसिक चीजें समझ में आती ही नहीं चीजें तो। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो मतलब नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अगर आपने उस पॉइंट से डिस्प्लेस किया, सिस्टम वैसे का वैसा ही है। मान लो 5 चार्ज के बीच में एक चार्ज रख दिया तुमने, एक पेंटागन लिया, 5 चार्ज लगा दिए वर्टेक्स पे और बीच में एक चार्ज रख दिया। अब वो बीच वाला चार्ज स्टेबल है, सॉरी बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में, सारे चार्जेस बराबर फोर्स लगा रहे हैं या फिर टोटल फोर्स जीरो हो रहा है, लेकिन मान लो उस पॉइंट से, सेंटर से तुमने उसको डिस्प्लेस कर दिया कहीं और उस केस में अगर वो चार्ज वापस से सेंटर पे नहीं आया, किसी डायरेक्शन में ही चलता गया, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? Unstable equilibrium. और अगर वहीं पे आ गया जहां पे पहले था, तो फिर वो इक्विलिब्रियम को स्टेबल बोला जाता है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, जो स्टेबल होगा वो कहीं क्यों जाएगा, वापस वहीं आना चाहेगा जहां पे स्टेबिलिटी है, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना। और अगर अनस्टेबल है तो फिर उसको जहां भी भेजोगे वो वहां चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। केमिस्ट्री में भी लागू होती है चीजें, है ना, जब रिएक्शंस होती हैं तो ऐसी चीजों पे होती है। नोबल गैसेस भी रिएक्ट करती हैं कुछ केसेस में तो, है ना। पर अगर कोई नोबल गैस बिल्कुल स्टेबिलिटी अचीव कर चुकी है, स्टेबल है वो, तो वो फिर रिएक्ट भी नहीं करती है ना। तो कुछ नोबल गैसेस इसलिए रिएक्ट करती है कि कंप्लीटली स्टेबल नहीं होती है ना। कुछ केसेस में उनको अनस्टेबल बनाया जा सकता है, उनको रिएक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस चीज को समझ सकते हो। अब इसमें याद करने वाली चीज क्या है कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस में, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है -PE। ये PE cos थीटा से ही आया है, समझ में आ रहा है बात। -P.E को क्या लिखोगे, -PE cos थीटा लिखोगे, Yes, sir. और थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो यू मिनिमम कितना आ गया, -PE। -PE. और ये यू मिनिमम क्यों लिया है, मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, कौन बताना चाहेगा? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी होती है ना डायपोल की, वो मिनिमम होती है। हाँ, इवन डाइपोल की नहीं, ये मैंने याद है बताया था तुम्हें, कोई भी चीज हो दुनिया की वो Yes, मिनिमम sir. एनर्जी में रहना चाहती है, Yes, बताया था sir. ये बात। अगर उसकी टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी
टोटल एनर्जी वर्ड यूज करना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है तो केवल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। अगर वो ज्यादा हुई तो फिर वो स्टेबल कैसे हो पाएगी बेटा, है ना, उसकी तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जितनी मिनिमम एनर्जी रहेगी उतनी ज्यादा स्टेबल चीज रहेगी आप, है ना। सिस्टम जितना मिनिमम एनर्जी कंटेन करेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो इसलिए यू मिनिमम माइनस पीई लिखा गया है। सिमिलरली अगर अनस्टेबल की बात करेंगे तो यू मैक्सिमम लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव पीई आएगी, क्योंकि थीटा 180 पे होता है ये बातें समझ में आई दोनों। यस सर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे भी अचीव किया जा सकता है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जीरो। तुम ऐसे क्यों पढ़ते हो जैसे तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है या तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? ऐसे क्यों पढ़ते हो तुम लोग क्लास में? ऐसा ऐसा है क्या कि बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है, याद भी नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? नो सर। ये तो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसका तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम रिविजन कर रहे हैं, एटलीस्ट यस या नो तो बोलो यार। और कुछ नहीं तो थम्स अप थम्स डाउन ही दे दिया करो। इतना तो कष्ट करो। तुम लोगों को है ना स्टार्टिंग से कैमरा ऑन करा के पढ़ाना चाहिए था, तब तुम्हें समझ में आता टीचर को कैसा लगता है जब तुम कैमरा बंद करके चुपचाप बैठ के क्लास लेते हो पूरी। बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हो यार किसी चीज पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेट फ्लक्स क्या होता है भाई? फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो आपको बताएगा कि कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, इसका निकालते कैसे वैल्यू, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए से निकालते। ठीक है, गॉस लॉ जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल उस पे बनते हैं। क्या बोलता है गॉस लॉ? द क्लोज इंटीग्रेशन और द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। साइक्लिक इंटीग्रेशन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक सरफेस पे हो रहा है, किसी लाइन पे हो रहा होता तो लाइन इंटीग्रेशन वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये जो बीच में छोटू सा सर्कल बना दिया ना हमने इंटीग्रेशन वाले साइन पे, उसका मतलब है साइक्लिक इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस पे बात हो रही होती है जब फ्लक्स की बात करते हैं, है ना। एरिया सरफेस पे तो होता है, लाइन का थोड़ी ना एरिया निकालोगे। बात समझ में आ रही है ना। यस सर। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्या बोला जाता है, इक्वल्स टू होगा टोटल अंदर वाला चार्ज यानी क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ बताता है। इसकी हेल्प से हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग केसेस में, राइट। अलग अलग चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं गॉस लॉ से, इसलिए गॉस लॉ हेल्पफुल है ना। क्यू इन चार्ज एनक्लोज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना अंदर चार्ज होगा उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या ये बात सही है? यस सर। या क्या उसी की वजह से फ्लक्स आएगा, ये बात सही है? सर जो चार्ज सरफेस के अंदर होगा उसी की वजह से फ्लक्स आएगा। तो फिर पहली वाली बात पे यस क्यों बोला? पहली वाली बात पे यस बोलना चाहिए था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उन्हीं चार्जेस की वजह से आएगा जो अंदर की तरफ है सरफेस नो के। सर। नो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्जेस की वजह से आता है ना बेटा, यस सर। भूल गए सब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो। Q4 की वजह से भी आएगा, Q5 की वजह से भी आएगा, 1 2 3 की वजह से तो आएगा इसे। लेकिन जो फ्लक्स होता है वो केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से आता है, एनक्लोज चार्जेस की वजह से, राइट। यस यस सर। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन साइन का ध्यान रखते हुए चलना है, ऐसा नहीं साइन इग्नोर कर दिया। सॉलिड एंगल पे भी कभी कभी सवाल बन जाता है, पर आपके नीट में मुश्किल ही बनेगा, ठीक है, तो इसको इग्नोर करो। फिर भी फॉर्मूला इसका जो होता है वो ये होता है, ओम इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। फ्लक्स अगर निकालें हम किसी सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट में तो ऐसे निकालते हैं, नहीं बनेगा इस पे सवाल, यू कैन इग्नोर दिस वन, ठीक है, इसको आप मत रिवाइज करना। कंडक्टर क्या होता है लास्ट ईयर डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज पे सवाल बन जाते हैं कई बार, जैसे कि कंडक्टर का सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, इट विल रिमेन ऑन द सरफेस। जितना भी चार्ज दो, जैसे भी दो, सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो होती है। पोटेंशियल Yes, sir. कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। जो फील्ड लाइंस निकलेंगी चार्जेस से वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, है ना। दिख रहा है सबको? यस यस सर।
परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। अगर हम दो कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, चार्ज की शेयरिंग कर लेते हैं। कब तक करेंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक करेंगे दो कंडक्टर्स, जब तुमने जैसे कनेक्ट कर दिया एक वायर से दो कंडक्टर्स को, तो ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं चार्जेस का। लेकिन ये तब तक ही होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। सेम ना हो जाए। जब सेम हो जाएगा तो फिर शेयर करना बंद कर देंगे। लास्ट पॉइंट, अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग करने से हम पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं कंडक्टर का। ये बात समझ में आती है। जो बॉडी है आपकी, उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आपने उसको अर्थिंग कर रखा है तो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. स्टार्ट करते हैं सवाल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी रिवीजन जो किया उसमें, कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। बता दो भाई, ऑलमोस्ट सब कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, अब सवाल करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं लिए मैंने, इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बताते जाओ मुझे। डिम्पल का आ भी गया है, बहुत बढ़िया। इनमें से कई सारे तो तुमने करे भी हुए होंगे यार, जो मैं डिस्कस करूंगा सवाल, उनमें से कई सारे तुमने करे भी हुए हैं। तो उनके आंसर मुझे बहुत जल्दी चाहिए, उनमें टाइम नहीं लगाना है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन आया? Acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and a proton when they are 1.6 Armstrong apart is what? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दूर हैं आपस में, 1.6 एमस्ट्रॉन्ग की दूरी पे हैं, तो उनके बीच का एक्सेलरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो फोर्स होगा इनके बीच में, जो अट्रैक्शन है उसका जो फोर्स होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसको कैसे लिखेंगे, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं क्या बच्चों? Yes. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 raised to power minus 9. तो E स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. बोलते ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलते हो, चुप रहते हो बस एकदम। तो फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख दूंगा इसको, इस वाले टर्म को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का Whole square. डिवाइडेड बाय R की जगह क्या लिखूंगा, 9.1 नहीं 1.6 into 10 raised to power minus 10 का whole square. बहुत बढ़िया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। किसमें करना है, Meter. मीटर में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व करोगे, किसी ने किया सॉल्व, क्या आंसर आएगा फोर्स का, तो सी ऑप्शन। अच्छा इसका फोर्स का क्या आंसर आएगा, फोर्स का आ रहा है सर 10 raised to power minus 9. ठीक है। और हमें पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्लासिकल फिजिक्स लगाएंगे हम इस पे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना एक्सेलरेशन। तो यस सर। अरे बाबा, किसका निकालना है एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना। तो फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे डिवाइडेड बाय उसका मास, यही तो होगा फॉर्मूला। ये क्या हो Yes, जाएगा, sir. 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना, Yes, 9 sir. इंटू 10 की पावर माइनस 31। कितना हो जाएगा ये आंसर, 10 raised to power 22. 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। आगे चले। यस सर। Yes, sir. चलो, अच्छा सवाल है ये, इसको सॉल्व करो। डाइपोल का क्वेश्चन है। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तुमने, मेंशन भी किया हुआ डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में डाइपोल मूव करेगा ये बताना है।
लेफ्ट राइट किधर जाएगा और क्यों जाएगा ये भी बताना है। रीजन के साथ। वेटिंग फॉर द आंसर्स, भाई जल्दी जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है तो इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। सेकंड आ रहा है, सी आ रहा है? सर थर्ड आ रहा है। सी आ रहा है। यस सर। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, सी ऑप्शन आया सबका? यस। Yes, sir. सी ऑप्शन सबका आया है? यस सर। बेटा कैसे लेफ्ट की तरफ मूव करा दे रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ नेगेटिव टू होगा? पॉजिटिव। यस सर। माइनस से प्लस की तरफ होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। यस सर। बोलो हाँ या ना, बोलते जाओ, हाँ ना बोलते जाओ, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव की वजह से राइट टू लेफ्ट हो गया, है ना? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट साइड में, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी पॉजिटिव क्यू चार्ज की, वो ज्यादा होनी चाहिए माइनस क्यू चार्ज से। भाई E1 बड़ा होना चाहिए ना E2 से। यस सर। रीजन समझ में आता है? अरे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, नहीं समझ में आया? डिस्टेंस के साथ थोड़ी ना ज्यादा होता है, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, Q upon R। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना डिस्टेंस के साथ में, तो वो यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है। तो प्लस क्यू चार्ज जो है उस पे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया। अरे इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, दे रखा है ना ये आपको, यस सर। है ना? तो इससे दूर माइनस क्यू है। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? तो जो नेट फोर्स होगा डाइपोल पे वो राइट साइड एक्ट करेगा। नेट फोर्स जो होगा वो राइट साइड एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में लग रही है। नहीं समझ में यस आया? सर। है ना? आ गया। और हमको क्या पता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। कम करना चाहता है। तो कम कैसे कर पाएगा? जब डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल क्या करेगा? राइट की तरफ मूव करेगा, तभी तो डिक्रीज होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? नहीं सर। बेटा डाइपोल अगर आपका लेफ्ट की तरफ मूव करा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पी डॉट ई होती है, माइनस पी डॉट ई, यस सर। Yes, है sir. ना? माइनस पी डॉट ई से समझो कि जब आप डाइपोल को राइट साइड में लेके जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ही तो कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अदरवाइज तो बढ़ती जाएगी अगर आप उसको और पास में लेके जा रहे हो तो। इस Yes, sir. पॉइंट के अगर आप और पास में लेके जा रहे हो तो वो तो बढ़ती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी आपकी, है ना? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना डाइपोल मोमेंट पी और ई, इनका ये क्या है? एंटी पैरेलल है, पैरेलल है? Anti-parallel. एंटी पैरेलल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है ना? तो माइनस पी डॉट ई क्या हो जाएगा आपका? cos 180 लगाओगे यहाँ पे, यस सर। आ गया ये तो समझ। पी हो गया। अब समझ में आया लॉजिक? यस सर। आ गया। Yes, sir. तो आप राइट साइड में जब लेके जाओगे तभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हाँ मुस्कान? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड कैसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड नहीं जा रही बच्चा, राइट साइड ही जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बोला लेफ्ट साइड जा रही है? दे रखा है ना सवाल में। सर बट अभी तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी। ऐसा कब बोला मैंने? ऐसा बोला क्या बच्चों मैंने? नो सर। No, sir. मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में, क्योंकि वो पास में है।
प्लस क्यू चार्ज जिस पॉइंट पे दिख रहा है आपको, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है ना, यस सर। अरे इस पॉइंट से स्टार्ट हुई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यस सर। इसके कंपैरिजन में इससे इसके रेफरेंस में पॉजिटिव चार्ज पास में है, नेगेटिव चार्ज दूर है। आ रही बात समझ में? इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा होगी, माइनस क्यू चार्ज की कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, राइट। और डाइपोल मोमेंट आ रहा है आपका लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है राइट की तरफ, तो माइनस पी डॉट ई लगाओ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको रियलाइज होगा नेट फोर्स जो लग रहा है डाइपोल पे वो राइट साइड ही लग रहा है। इधर की तरफ लग रहा है नेट फोर्स, राइट साइड। राइट साइड लग रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी बढ़नी चाहिए अगर आप फोर्स के अगेंस्ट में जा रहे हो तो। यस अरे सर। वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ना, यस सर। यस सर। वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, अगेंस्ट में जा रहे हो आप, है ना। यस तो ये सर। ये लॉजिक आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसी एक बच्चे ने दिया भी था शायद बी ऑप्शन। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया सबको? आगे चलें, यस यस। ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैज द वैल्यू, बताओ क्या आंसर है इसका? Electric potential inside a uniformly positively charged non-conducting solid sphere has the value which increases या decreases, बराबर रहती है, जीरो हो जाती है। चैट में आंसर नहीं करोगे, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तुमको अगर समझ में भी नहीं आता सवाल तो भी डिस्कस तो लिखा ही करो बेटा। वैसे तो आपको आंसर करना चाहिए इस सवाल का, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आंसर करोगे। अगर ऐसा लग रहा है कि गलत हो सकता है तो सोच लो एक बार ना, जल्दबाजी में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्या आंसर है भाई? सी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सर। सी ऑप्शन? सी ऑप्शन कैसे आएगा बेटा? सो पोटेंशियल है, अभी तो आपने बताया था कि वो कांस्टेंट रहेगा। कौन समझाएगा? इसका आंसर जो है, जो आंसर है इसका, वो तो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन क्यों है ये कौन समझाएगा? किसी को आया सवाल समझ में या किसी को भी नहीं आया है? अभिषेक बताएगा? सर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जब पोटेंशियल होता है वो जब अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो सर डिक्रीज होता है सर वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जैसे जैसे आप दूर जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे सेंटर से, वैसे वैसे कम ही तो होगा बेटा। बढ़ेगा कैसे? देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, याद आ रहा है आपको? यस सर। ये देखो, दिख रहा है आपको? जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ थोड़ी रहा है, कमी तो हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा? अरे Yes. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली चीज बढ़ेगी कैसे दूर जाने पे? अमन, समझ में आया? तो वो मैंने शेल वाला बेटा देख कोई लिया। भी चीज ले लो आप, मैं तो कह रहा हूँ आप कोई भी चीज ले लो। आप एक चीज बताओ मुझे जो दूर जाने पे बढ़ रही हो। सर पर शेल के केस में अभी आपने तो बताया कि अंदर कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, आप कंफ्यूज हो कि इक्वल रहेगी? यस सर। बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है। शेल और सॉलिड स्फीयर में अंतर होता है, बताया था ये बात भी मैंने। यस सर। सवाल में पढ़ा अपने, सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है, नो। ये देखो लिखा हुआ है सॉलिड स्फीयर। यस सर। क्या सॉलिड स्फीयर शेल होता है? नो सर। हाँ, तो ऐसे ऐसी गलतियां हम कर सकते हैं पेपर में भी, जल्दबाजी में सवाल पढ़ने पे, है ना। ध्यान देना, एक बार में नहीं लगा के आना। जो सवाल ऐसा लगे ना 5 सेकंड में सॉल्व हो गया, उसको दोबारा जरूर पढ़ना है। दिस अप्लाइज ऑन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज वेल,
जो सवाल तुम्हें लग रहा है कि 5 सेकंड में सॉल्व हो गया है, हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में गलती कर दी हो, दोबारा पढ़ना जरूर। ठीक है, अगला बताओ। ए और बी दो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। A is given a charge Q while B is uncharged. If now B is earth, B को अर्थ कर दिया तो क्या होगा? अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है? चैट में आंसर चाहिए मुझे। जो आंसर दे रहा है उनको बताना भी है कि आंसर जो उन्होंने दिया है वो क्यों दिया है। ठीक है। यस सर। यस सर। बताओ, ये ऑप्शन बता रहे हो ना तुम लोग, क्यों? सर जो बताओ ए बताओ। स्फेयर है उसके आउटर शेल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए सर जो बी सेल होगा उसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सर। अर्थ करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई मिल जाती है यस। है ना। इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई मिल जाती है कंडक्टिंग स्फीयर को, जैसे यहाँ पे है तो उसको सप्लाई मिल जाएगी। सबसे पहले तो आउटर सरफेस पे जो है शेल बी पे, आउटर सरफेस पे वो चार्ज जीरो होना चाहिए, Yes, sir. है ना। क्योंकि जो Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज आएगा इंडक्शन से, पोलराइजेशन से जो आएगा वो जीरो कर देगी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। Yes. लेकिन अंदर की तरफ तो अपीयर होने वाला माइनस क्यू चार्ज जीरो नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. है ना, अंदर वाला चार्ज तो माइनस क्यू ही रह जाएगा। चार्ज ऑन बी इज इक्वल एंड अपोजिट जितना ए पे है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फील्ड है ए के अंदर और बी के बाहर वो जीरो होनी चाहिए, Yes, sir. Yes, है ना। sir. ए के अंदर जो फील्ड है और बी के बाहर जो फील्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया? आ गया सर। Yes, sir. क्योंकि यहां से इधर की तरफ डायरेक्ट करेगा ना, प्लस से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यस या माइनस से निकलती है? सर प्लस से। पॉजिटिव और माइनस पे टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर माइनस Yes. क्यू चार्ज आया अंदर की तरफ तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, यस तो अंदर की तरफ भी नहीं होगी और बाहर की तरफ भी नहीं होगी। ये बात समझ Yes, में आई sir. सबको? ठीक है, बिल्कुल Yes, sir. बेसिक है, लेकिन Yes, जेईई sir. मेंस में आया हुआ है सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाए? Sir? हाँ बोलो। सर जब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। हाँ, अगर आप बैटरी मतलब बैटरी लगाओगे इस पे, मतलब इसको सर्किट से कनेक्ट करोगे तो कंडक्टिंग sir. कॉन्सेंट्रिक तो ऑलरेडी था ना बेटा, शेल्स जो थी आपकी वो कंडक्टिंग ही थी, है ना, कंडक्टर ही है उनका जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल ही है, लेकिन सर्किट से कंडक्ट करना पड़ेगा ना करंट को फ्लो कराने के लिए। तो ओके सर। राइट, चलो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें। यस सर। करिए भाई, अगला सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अभी भी डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, कैसे होगा ये। यू कैन टेक योर टाइम बट आंसर सही देना है। डायग्राम बनाना है इसका पहले, ठीक है। यस सर, इसमें जो चार्जेस लेंगे वो मैग्नीट्यूड लेंगे कि साइन भी कंसीडर करेंगे?
साइन कंसिडर क्यों नहीं करेंगे बेटा? साइन के बिना तो काम ही नहीं चलता हमारा, यस सर। साइन के बिना तो गलत हो जाएगा हमारा सब कुछ। प्लस और दिया हुआ है ना सवाल में स्पेसिफिकली, तो वो दिया भी इसलिए। डायग्राम बनाओ पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक आइडिया ले लो, छोटा सा है तो डायग्राम है इसका ये तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी आया था सिमिलर क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। हाँ अभिषेक बोलो, सर हो गया क्या आंसर आया? सर, फोर्थ सर डी ऑप्शन। आ रहा है। डी आ रहा है। तो यस मतलब सर। अच्छा, वैल्यू कितनी आई? एफ, जैसे ए पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, ये प्लस 4 क्यू चार्ज के लिए निकालना है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो वैल्यू कितनी आ रही है टोटल फोर्स की? उस पे सर 0 आ रही है सबकी? यस सर। 0 आ रही है। देखो कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ये एक्स इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया आपने, है ना, यहाँ पे लेट से 4 क्यू चार्ज रख दिया, +4 क्यू। आगे चले, इस पॉइंट पे आए एक्स इक्वल्स टू ए पे, यहाँ पे आपने क्या रख दिया? -Q चार्ज रख दिया। लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है उसने सवाल में। आगे गए, +4 क्यू चार्ज आया एक्स इक्वल्स टू 2a पे। ऐसा ही कुछ डायग्राम बन रहा है। यस सर। कोई डाउट इसमें डायग्राम में नो सर। नहीं सर। सर किसी को है? नो सर। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे? जैसे ए पॉइंट पे निकाल लो। ठीक है, ए पॉइंट पे टोटल फोर्स निकाल लो, कितना आ जाएगा? -Q चार्ज की वजह से आएगा और +4 क्यू चार्ज की वजह से आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर आप -Q चार्ज की वजह से निकालते हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ये K इंटू 4Q मल्टीप्लाई बाय -Q डिवाइडेड बाय, बोलो, a स्क्वायर। ए इंटू टू। स्क्वायर। a इंटू 2। बेटा ये डिस्टेंस तो a ही है, यस सर। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो तो a ही होगा ना, इनके बीच का डिस्टेंस तो a स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, +4Q वाले चार्ज की वजह से निकालो, कितना आ रहा है? K इंटू +4Q मल्टीप्लाई बाय +4Q डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? यस सर। समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे तो एक बन जाएगा 4Q² अपॉन a स्क्वायर, KQ4² अपॉन 8 स्क्वायर, और एक बन जाएगा K 4Q² अपॉन a स्क्वायर। तो दोनों का, एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 0। 0। जीरो। समझ में आया ना? ये तो माइनस का बन जाएगा और ये वाला प्लस का बन जाएगा, तो दोनों कितना हो गया टोटल में? 0। यहां तक तो तुम सॉल्व कर लोगे, तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि जो सिस्टम है, अगर ए पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, तो बी, अगर मैं सी पे भी चेक करूं, इस पॉइंट पे भी, इस वाले पॉइंट पे भी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, अगर मैं सी पे भी चेक करूंगा तो सिमिलरली 0 ही आएगा। ये रियलाइज हो रहा है सबको कि बी और सी के लिए भी नेट फोर्स 0 ही आ रहा है ना? एफ बी एंड एफ सी आर ऑल्सो 0। तो आप बोल दोगे जल्दी से कि ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन गलती क्या करोगे जल्दबाजी में? ये भी बोल दोगे कि सर ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी डी ऑप्शन आंसर है, जो कि गलत है। अभी थोड़ी देर पहले इसलिए तो समझाई थी सब चीजें, फिर भी गलत कर दिया। बेटा कैसे चेक करेंगे? अगर -Q चार्ज है, इसको मैं दोनों तरफ में से किधर भी लेके जाऊं, है ना, डिस्प्लेस करूं, क्या करूं? डिस्प्ले। ये +4Q हो गया, ये +4Q हो गया। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो क्या ये शॉर्टर डिस्टेंस पे नहीं आ जाएगा इस 4Q चार्ज के साथ? यस सर। क्या ये फोर्सेस बदल नहीं जाएंगे? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स चेंज नहीं हो जाएगा? तो ये इधर ही मूव करने लगेगा, देखो ध्यान से। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे ही Yes, आपने sir. -Q चार्ज को राइट साइड में डिस्प्लेस किया, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो राइट साइड शिफ्ट हो चुका है अब, है ना? तो आपका जो -Q चार्ज है वो राइट साइड में जाता जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। अनस्टेबल हुआ ना। स्टेबल होता तो वापस से वहां आ जाता। सिंस -Q चार्ज आफ्टर डिस्प्लेसिंग नॉट
coming back, not coming back to x equals to a. Therefore कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। समझ में आया? यस सर। सवाल समझ में आया सबको? सर ठीक है, हाँ बोलो। सर हर बार जब इक्विलिब्रियम चेक करना होगा तो चार्ज को डिस्प्लेस करके देखेंगे? हाँ बेटा, और कैसे देखोगे? या तो आप ये देख लो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ आ रही है, मिनिमम आ रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। या फिर आप ये देख लो कि डिस्प्लेस करने पे, क्योंकि डिस्प्लेस करने पे भी आपका जो नेट फोर्स है वो 0 रहना चाहिए ना, तभी तो स्टेबल है इक्विलिब्रियम, है ना? यस। डिस्प्लेस करने के बाद अगर आपका नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जा रही है तो फिर वो स्टेबल कैसे हुआ? वो तो फिर ये हुआ कि कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, तो फिर उस इक्विलिब्रियम को ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके सर। टेम्पररी स्टेबिलिटी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या बोल सकते हो? टेम्पररी स्टेबिलिटी। परमानेंट स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, उसको घर से सॉल्व करके लाना। नीट का ही सवाल है तो तुम्हें सोल्यूशन वैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारे पास है ही सही पीडीएफ नीट वाली, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, ठीक है? लेकिन अच्छा सवाल है तो सॉल्व जरूर करना। इसमें थोड़ा सा एसएचएम भी इन्वॉल्व है। एसएचएम तो नहीं है, मतलब ऐसे तो टेक्निकली तो जो वो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तुम्हारी, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हो आपके इसमें बातें करी गई है ना, सस्पेंशन की, मास स्ट्रिंग्स की, ठीक है? तो करना इसको जरूर, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? इसमें आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, और चार्जेस सिंस इसमें बोला गया लीक हो रहे हैं तो उसकी वजह से फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा वो आपको समझना पड़ेगा, है ना? करना, सोल्यूशन भी देखना, नहीं आता है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करना। इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क वाला क्वेश्चन, हाँ इसको कर लो, इसको सॉल्व करो। Electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5. Experiences a torque equal to 4 Newton meter. Charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, क्या होगा ये बताना है। सॉल्व करने से पहले गिव अप नहीं करना है। फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यस सर। बी आ रहा है सबका? Yes, sir. क्लियर? यस सर। क्या होता है टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है Later. टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। यस सर। हाँ, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, या मैग्नीट्यूड के, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी साइन, राइट? बस इसी का यूज करना था। थीटा एंगल पे है ई और पी, है ना? तो टाउ की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है क्या? यस सर। मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 न्यूटन मीटर, है ना? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5। यस सर। सारी यूनिट्स न्यूटन पर कूलम में, न्यूटन पर न्यूटन मीटर, सब चीजें सही है, यूनिट्स में चेंजेस नहीं करने, बस यहाँ डाइपोल लेंथ को देख लेना एक बार, ठीक है? तो इसके अलावा आपको साइन थीटा की वैल्यू डालनी है। एंगल कितना है? 30 डिग्री। अरे बोलो भाई। यस सर। पी कितना आ गया यहाँ से? 4 इंटू 10 की पावर, पी कितना आ गया? सेंटीमीटर में ले लो, 4 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, कितना आएगा? यस सर। 4 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो इतना आएगा। इसके अलावा हमें पता है कि पी क्या होता है? क्यू इंटू डी भी होता है। Yes, sir. साइन क्या? थीटा नहीं कंसीडर किया?
क्या कंसिडर नहीं किया? नहीं नहीं कर लिया, ठीक है ठीक है। Q इंटू डी या Q इंटू 2a होता है बच्चों, यस sir. सर। है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4 इंटू 10⁻⁵ आ रही है, यस राइट? सर। और इसमें हमें क्या क्या पता है? 2a निकल जाएगा आराम से, यस सर। 2a निकल जाएगा आराम से। 2a क्या हो जाएगा? 2a मतलब दिया हुआ है, सॉरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2a Yes. है ना, दिया हुआ है ना सेपरेशन उनका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको पुट कर दो, Q की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, 2 into 10 raised to power minus 2. 2 इंटू 10⁻⁻2। कितना आया आंसर? 2 into 10 raised to power minus 3. 2 millicoulomb. हाँ, 2 इंटू 10⁻³ कॉलम्स, यानी कि 2 मिली कुलम्स। Millicoulomb. इसमें डाउट है किसी को? No, No sir. sir. पक्का? Yes sir. आगे चलें? Yes sir. Yes, sir. करो, इसको भी करो। Dipole moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree, कितना होगा work done? कैसे लिखते हैं वर्क डन? टाउ Change in होता है P potential. क्रॉस E, तो वर्क डन क्या होता है? PE cos थीटा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ बोलो, क्या बोल Yes रहे हो? sir. So मतलब cos theta 2 minus cos theta 1 नहीं होगा? बेटा माइनस साइन भी लगाते हैं ना आगे, तो हम माइनस साइन को हटा के लिखें अगर, तो P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। Yes sir. वर्क डन क्या हो जाता है? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, इसको यूज करते हुए सॉल्व करना है। कहां से कहां Sir. तक लेके जा रहे हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री लेके जा रहे हैं। Yes Yes. sir. क्या हो जाएगा ये? cos 0 माइनस cos 90 होगा। Yes, sir. दिस विल बी 1 माइनस 0। Yes Yes. sir. कितना आ गया आंसर? PE. B option. फॉर्मूला रिवीजन के लिए सही था, बाकी तो इजी है सवाल। अब एक और सवाल है, ये थोड़ा होमवर्क में करने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि तुम कर चुके हो ऑलरेडी इस तरह के सवाल, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको कर जरूर लेना। ठीक है, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके बता दो क्या आंसर है। जेई में भी आया है सवाल, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आंसर बताओ, पढ़ो पहले ध्यान से, ग्राफ देखो और आंसर बताओ। इसको सॉल्व करके चल लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर बताओ। आया क्या? Sir C option. सी ऑप्शन? क्या एक्सप्लेनेशन है सी की? सर उन्होंने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोला ना, मतलब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस पे, तो थिन अंदर स्फेरिकल शेल बोला है बेटा, थिन स्फेरिकल शेल। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्या है बेटा? शेल में आपका अंदर कुछ नहीं है,
स्फेयर में आपका अंदर भी चीजें हैं, सॉलिड स्फेयर में। यही डिफरेंस है बस दोनों में। इसमें कंफ्यूज क्यों होना है इसमें आपको? कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, फॉर्मूला याद रखो ना, फॉर्मूला याद रहेंगे तो चीजें हो जाएंगी। अब शेल है तो अंदर चार्ज नहीं है, कंडक्टिंग शेल है लेट से, अंदर चार्ज नहीं है तो सरफेस पे चला जाएगा चार्ज सारा, राइट? यस सर, तो इसका मतलब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। जीरो है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट। यस सर, जीरो थोड़ी रहता है। यस सर। ठीक है, ये पोटेंशियल वाला है, ये डॉटेड वाला। पोटेंशियल ओके क्या है? डॉटेड लाइन। और सॉलिड लाइन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर डी ऑप्शन आएगा फिर। ठीक है, करें डिस्कस करें बच्चों, यस सर। डिस्कस कर लें, क्या बोलते हो बाकी सब? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है। सिंस यहाँ पे इस जगह पे अंदर देखें हम तो कोई क्यू एनक्लोज्ड ही नहीं है, जीरो है क्यू एनक्लोज, तो ई तो जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? लेकिन वी तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्या रहता है? के क्यू अपॉन आर। यस सर। पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले। तो के क्यू अपॉन आर का मतलब क्या हुआ कि जब स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से तो इलेक्ट्रिक, यानी सेंटर से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं एग्जिस्ट करती है। यानी कि जिस भी ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड आर से पहले दे रखी है, आर से पहले दे रखी है, वो गलत है सर, वो ग्राफ। ठीक है, तो किस किस में दे रखी है? बी में दे रखी है तो ये गलत हो गया। दे रखी है, देखो सॉलिड लाइन दे रखी है ना, ये यस है सर। ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है स्फेयर तक, सरफेस तक। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? अब कैसे चेक करें? पोटेंशियल से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो चला गया। अब पोटेंशियल से कैसे चेक करेंगे? अंदर की तरफ जीरो नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, और बाद में फिर 1/r के साथ वेरी करता है। तो अंदर की तरफ जीरो किस में दे रखा है? सर किसी में नहीं दिया। में नहीं दे रखा, लेकिन अंदर की तरफ दे क्या रखा है फिर ये देखेंगे। तो अंदर की तरफ यहाँ पे तो ऐसा दे रखा है कि इंक्रीज हो रहा है, यस सर। यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट है, दिख रहा है आपको? यस। यहाँ पे v इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है ना? यहाँ पे तो इंक्रीजिंग बता रहा है ना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बता रहा है, दिख रहा है आपको? ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ होता है, इसका मतलब यही होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है y। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? तो ए ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बता रहा है v, ये जबकि ये बात तो गलत है ना? v तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, के क्यू अपॉन आर ही रहता है शेल के अंदर। बोलो हाँ या ना? यस है ना? तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। समझ में आया सबको? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। फॉर्मूला एक बार रिवाइज करके पढ़ लेना अच्छे से, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, पीवाईक्यू सारे इनफ है। क्लास नोट्स वाले कर जाओ और पीवाईक्यूज कर जाओ, बहुत। ठीक है, एक और सवाल है, अच्छा ये वाला जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, और ये वाला भी होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला तो तुम कर लोगे, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है पहले, ये वाला सवाल क्लास नोट्स में है ये पहले से। ठीक है, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। और रही बात इसकी, तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको कर लेना। इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जो फ्लक्स होता है वो केवल अंदर वाले चार्ज से एसोसिएटेड होता है, राइट? तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स ए से निकला हुआ, बी से निकला हुआ और सी से निकला हुआ, यही होगा टोटल फ्लक्स, है ना? यस। तो जो यस बी सर। से निकला हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी है, और ए से जो निकलेगा उतना ही सी से भी निकलना चाहिए, सिमेट्री की वजह से। बोलो हाँ या ना? सर। यस सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दोनों के, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 5a प्लस 5b, जो कि 5 दे रखा है, क्वेश्चन में 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प के थ्रू आप निकाल सकते हो द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन ए के थ्रू कितना निकलेगा वो आप निकाल सकते हो जाएगा बच्चों? यस यस। टोटल फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ही पता ही है तुम्हें, है ना? उससे निकालना है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है, हमने किया भी हुआ है। तो इतना ही रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स करेंगे।
केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में से बारी बारी से लूंगा मैं चीजें, पर आपका जो टास्क है वो बेसिकली यही है कि आप इसके बेसिक फॉर्मुलेज पढ़ के आ जाओ, अगर पढ़ सकते हो तो अच्छा रहेगा। और जो आज का चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट करके, क्लास नोट्स रिवाइज करके उसको पैक करके रख दो। ये आपका रोज का टास्क होना चाहिए। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का केवल थोड़ा सा इंट्रो पढ़ के आना है, फॉर्मूले पढ़ के आने हैं, लेकिन इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये रोज करते रहना, क्रैश कोर्स के एंड तक आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, एल्स वी कैन रैप अप द क्लास नाउ। बाय सर। Bye, ओके sir. बाय।